जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को आज बिहार में होने वाली जीत की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खुश होंगे और मैं भी खुशी हूँ। और इसी पॉलिटिक्स पर ही कुछ मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, जीत हुई ये बहुत अच्छी बात है और जिसकी हार हुई उसको कुछ सबक लेना पड़ेगा कि क्यों उसकी हार हुई। ये तो उसको विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हार तो बहुत विधिवत हुई है। लेकिन विचार कीजिए, आज बिहार का रिजल्ट अगर विपरीत आया होता इसके, तो देश में या मुख्य रूप से बिहार में क्या चल रहा होता। मैं इस बात पर सोच रहा था बार बार। जरा सोचिए कि अगर रिजल्ट इसका उल्टा आता, परिणाम इसके विपरीत आते, तो अभी बिहार में क्या हालत होते और आने वाले समय में बिहार में क्या हालत होता। एक बात जो मेरे समझ में आता है कि अब तक तो सड़क पर हुड़दंगई मच चुकी होती है। छपरी खूब बाइक लेने का बाहर निकले होते, खूब हूटर बजता है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे सोच करके सुन करके ऐसा कुछ आ रहा है। मैंने जितने पत्रकारों को सुने हैं और जो होता रहा है पहले बिहार चुनावों में, उसके बाद की बात कर रहा हूं। जो होता था तो उसको मैंने सुना जो अपने कानों से। लेकिन अगर आज ऐसा हुआ होता तो शायद कुछ ऐसा ही अभी भी सड़क पर नजारा होता बिहार में। दोस्तों, जो गुंडे होते हैं जो इतने दिन से शायद छिपे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि पूरी तरीके से बिहार से गुंडई खत्म हो गई है, लेकिन वो जो प्रधानमंत्री जी का शब्द था जंगल राज, कम से कम वो नहीं है। गुंडे आज ही बिल से बाहर निकले होते और आज ही बिल से बाहर निकल करके वो 5 साल क्या करना है इसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, क्योंकि अब उन्हें सरकार का प्रश्रय होता है। लेकिन ऊपर वाले का और मतदाताओं का शुक्रिया करिए कि सरकार आई नहीं विपक्ष की। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गाली दे रहे होते हैं, शायद उन लोगों को जो वर्तमान सरकार को वोट देता है। ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। खैर, ऐसे लोग सभी दलों में होते हैं, सभी दलों के समर्थक कुछ ऐसे होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता कि सभी समर्थक गाली ही देते हैं, लेकिन हर दल में ऐसे कुछ ना कुछ समर्थक होते हैं, लेकिन कहीं कम कहीं ज्यादा ये बात होती है। कहीं लोग खुलकर अपने स्तर पर दिखाने पर आ जाते हैं, हाँ कुछ थोड़ा सोचते हैं, इतना ही अंतर होता है। एनीवेज, फिर भी आगे बढ़ता है। आज तो जनता ने वो हालत कर दिया है कि शायद आरजेडी और कांग्रेस तो अभी मुंह नहीं दिखा पाएगी। बिहार की आरजेडी और बिहार की कांग्रेस जो हालात हो गए हैं। और एक बात ये भी तय है कि आरजेडी की लुटिया इतनी बुरी तरह डुबोई तो कांग्रेस ने, और किसी ने नहीं। तो कांग्रेस का साथ लिया क्यों था आरजेडी ने? एक कारण, ताकि मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा ना हो। लेकिन इस बार जैसे रिजल्ट आए हैं, उनको देख करके लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस से उनका यादव वोट बैंक भी खिसका है और मुस्लिम वोट बैंक भी खिसका है, क्योंकि इतना प्रचंड जनादेश एक ही शर्त पर आ सकता है, जब सरकार जिसकी बन रही है उसको यादव भी वोट देते और मुस्लिम भी वोट देते। माना कि मुस्लिम शायद पुरुष वर्ग में वोट न गया होगा, लेकिन महिलाओं का वोट तो निश्चित गया होगा। साइलेंट वोटर के नाम पर यही काम करते हैं। एनीवेज, राहुल गांधी जी अपना 91वां चुनाव हारे हैं 2014 के बाद से। खैर, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ना जिम्मेदारी लेते हैं ना जिम्मेदारी निभाते हैं। चुनाव का समय चले जाएंगे विदेश, और जब आए भी तो ऐसी जगह जाकर के चुनाव प्रचार किया उन्होंने, राहुल गांधी जी ने, जहां पर आरजेडी का भी जो है प्रत्याशी था और कांग्रेस का भी। अब आप सोचिए किसके पक्ष में वोट किया और किसके खिलाफ वोट किया। मुझे तो एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि या तो महागठबंधन नहीं है या तो इंडी गठबंधन नहीं है, क्योंकि दोनों कैसे हो सकता है? या तो महागठबंधन मर चुकी है या तो इंडी गठबंधन मर चुकी है, दोनों सीमित रहे। अच्छा, हो सकता है कि केंद्र के स्तर पर इंडी गठबंधन जिंदा है और राज्य के स्तर पर महागठबंधन जिंदा है, ये बात हो सकती है। लेकिन जैसे उनके रवैया थे, जैसे उनकी भाषा थी, जैसे उनके चुनावी प्रचार के गीत थे, हमें तो ऐसा लगता है कि ये दोनों ही दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके थे। एनीवेज, आगे अपनी बात करते हैं। अच्छा, गौर करिए, इतनी बड़ी जीत के बाद भी क्या सड़क पर कोई हुड़दंगई है? क्या किसी तरीके से किसी सवर्ण ने किसी पिछड़े, किसी दलित, किसी मुस्लिम, किसी यादव इनको नीचा दिखाया? बिल्कुल नहीं। आप अपने आसपास अनुभव करिए, आपको बिहार जाने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास देखिए कि क्या कोई ऐसा कुछ कर रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर परिणाम इसके अपोजिट आए होते तो ऐसा जरूर होता।
दोस्तों, खैर अब तो परिणाम जो आना था आ ही चुका है, लेकिन ये जीत सिर्फ एनडीए सरकार की नहीं है और ये हार केवल आरजेडी और कांग्रेस या विपक्ष की नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा कि वास्तविक तौर पर ये जीत और ये हार जिसको मिली, क्यों मिली है। खैर एक बात मैं और भी आपसे कहूंगा, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, चुनावी विश्लेषक भी नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिक्स में मेरी रुचि है और देश के हर व्यक्ति की पॉलिटिक्स में रुचि होनी चाहिए और बिहार इस पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जागरूक नागरिक रखता है। और वो भी क्यों ना, हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारे देश की नीतियां सब तो राजनीति निर्धारित करती है। और हमारे ही देश की क्यों, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसके नीति नियंता पॉलिटिक्स से नहीं आते। वही देश हो सकते हैं पाकिस्तान जैसे, जिसके बारे में एक बात कही जाती है कि पूरी दुनिया के देश के पास सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सेना के पास देश है, क्योंकि सारा सब कुछ वही करते हैं। ये जीत लोकतंत्र की है, लेकिन मैं उस लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा हूं जिस लोकतंत्र का ढोंग चिल्ला कर, छाती पीट पीट के भारत का विपक्ष दिखाता है। और मैं उस लोकतंत्र की भी बात नहीं कर रहा हूं जिसमें हमारे देश के नेता विपक्ष संविधान लहरा कर दिखाते हैं। शायद उस संविधान में कितने पन्ने हो इसकी जानकारी उनको नहीं होगी। मैं उस लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जिस लोकतंत्र की बात कर रहा हूं उसमें उस चुनाव आयोग की जीत हुई है जो इस देश का एक ऑटोनोमस बॉडी है, जिस पर इस देश का चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस देश के चुनाव आयोग की है, मैं उस लोकतंत्र की बात कर रहा हूं जिस चुनाव आयोग से पूरी दुनिया की चुनावी संस्थाएं सीखती हैं कि इतने बड़े स्तर का चुनाव कैसे वो कराती है, किसी की भी सरकार रही। उस चुनाव आयोग पर जो लोग अंगुली उठाते हैं, जिनसे अपनी पार्टी नहीं चलाई जा रही है, सोच के देखिए कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश को ऐसा विपक्ष और ऐसा नेता विपक्ष मिला हुआ है। विचार कीजिए। तो ये जीत उस चुनाव आयोग की है और चुनाव आयोग की ये जीत उसे किसी व्यक्ति ने नहीं दी, किसी कानून ने नहीं दी, किसी संस्था ने नहीं दी, बिहार की जनता ने दी है। और ये जीत सच्चे सनातनियों की है, सच्चे हिंदुओं की भी ये जीत है और सच्चे भारतीयों की भी जीत है और सुशासन की भी जीत है। विचार कीजिए, ये हार उन देश विरोधी ताकतों की है, ना कि विपक्ष की है, जो देश के युवाओं को प्रेरणा लेने के लिए जेनजी को कॉपी करने को कहते हैं, नेपाल के उन युवाओं को कॉपी करने को कहते हैं जिन्होंने अपना देश चला डाला। इस तरीके की सलाह देने वाले देश विरोधी तत्वों की यह हार है। ये विपक्ष की हार नहीं है, ये ऐसे विपक्ष की हार है जो देश को चलाना चाहते हैं। इस देश में काले अंग्रेज हैं, उन काले अंग्रेजों की हार है इस देश के, जो समाज को जातियों में बांटना चाहते हैं। जातिगत जनगणना का भ्रम उनका ये नहीं है कि जातियों को उनका हक दिलाना है। इस जातिगत जनगणना के पीछे का सोच इस देश के हिंदू समाज को जातियों में बांटना है ताकि कुछ का वोट उनको मिले और वो सत्ता पर बैठे। इसके पीछे ये सोच है सर, इसको समझने की जरूरत है। इन्हें कोई हक नहीं दिलाना किसी को। जब ये सत्ता में थे तो हक क्यों नहीं दिलाए? तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? 70 साल तो इनको सरकार को इनको मौका दिया था देश ने। और हां, ये हार कुछ शब्दों में उस न्यायपालिका की भी है जो हर वक्त इस देश की एक ऑटोनोमस बॉडी को, स्वतंत्र निकाय को धमकाता है कि मैं पूरे एसआईआर को रद्द कर दूंगा। एसआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर नहीं होता। एसआईआर देश के संविधान में चुनाव आयोग को मिला हुआ अधिकार है जिसका वो इस्तेमाल करता है। इसे कोई दुनिया का सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बताएगा कि एसआईआर कैसे होगा, यह तो या तो यह संसद बताएगी या संविधान बताएगा। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ही नहीं है, उसका अधिकार भी है। जब चुनाव आयोग ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया तो उसने स्पष्ट रूप से इस बात को रखा। जस्टिस सूर्यकांत का मुझे एक ऑब्जर्वेशन याद है। ये जज हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे होते हैं कि जो बात ये अपने निर्णय में नहीं लिखते वो बात ये जनरल ऑब्जर्वेशन पर कहते हैं। क्यों? देश पर दबाव बनाने के लिए। क्या एक लोकतंत्र के, सभ्य लोकतंत्र के और सभ्य न्यायपालिका का ऐसा भाषा हो सकता है क्या? क्या यह धमकी नहीं है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसी तरीके से चुनाव आयोग भी ऑटोनोमस बॉडी है। चुनाव आयोग पर कोई अधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है और ना ही किसी हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। मैं तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट से नाखुश रहता हूं।
जिस तरीके के ऑब्जर्वेशन देते हैं, एक ही मामले में, एक ही तरीके के मामले में दो दो ऑब्जर्वेशन, कमाल है। खैर, जनता ने उस पर भी मुहर लगा दिया कि एसआईआर बिल्कुल सही है। अब अनपढ़ों की बात नहीं कर सकता जिन्हें एसआईआर वोट चोरी लगता है। भाई इस हिसाब से तो कभी एसआईआर होना ही नहीं चाहिए। और एक तरफ हमारे देश के नेता विपक्ष कहते हैं वोट चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट गड़बड़ है। तो वोटर लिस्ट आप बनाएंगे क्या, कि आपकी पार्टी बनाएगी? वोटर लिस्ट तो चुनाव आयोग बनाएगा। हाँ, ये कहिए कि पेट में दर्द इस बात का है कि आप सत्ता में नहीं हैं तो हर आदमी भ्रष्ट है, हर आदमी करप्ट है। एनीवेज, कोई बात नहीं, जैसा भी हो। कुछ और भी बातें ऐसी हैं, ये जवाब जनता का उन देश विरोधियों को है, भ्रष्टाचारियों को है, एजेंडाधारियों को है, जो हमेशा देश तोड़ने में लगे रहते हैं, जो देश तोड़ने वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। लेकिन निश्चित रहिए, इस देश की जनता इसीलिए जनार्दन है, इसकी काबिलियत और इसकी चुनावी सोच शायद अच्छे अच्छे नेताओं और साइकोलॉजिस्ट से भी ज़्यादा अच्छी है। किसको वोट देना है और फिर उसको कितना वोट देना है, इसके बारे में जनता से ज़्यादा कोई भारत में नहीं जानता। खैर, एक बात और आपसे कहनी है कि जनता ने अगर वोट दिया है तो सरकार इस बार रोजगार और पलायन को रोके। बिहार के लिए अगर कोई सबसे बड़ा अभिशाप है तो वो पलायन है। मैं तो बिहार का नहीं हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि बिहार में रोजगार की ज़रूरत सख्त है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर बनाए, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र, एक स्वस्थ राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर से ही बनता है। सड़क बुनियादी सुविधाओं में आती है, स्वास्थ्य आवश्यक सुविधाओं में आती है, लेकिन रोजगार और पलायन, इन दो चीज़ों पर यह सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। जनता के जनादेश का ये आदेश। जय हिंद दोस्तों।